स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है ये। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हम फसलें उगाते हैं, जो किसान फसलें उगाते हैं, वो किस तरीके से उगती हैं, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन, हम बुक की पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैं बीच बीच में आपको समझाती भी चलूँगी, जिससे कि हमारा चैप्टर भी कवर हो जाएगा बुक के थ्रू और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आपके माइंड में एक पिक्चर बना के आप हर चीज़ देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स में जो ये पहेली और बूझो दो एक लड़का लड़की हैं, इसी के एग्जाम्पल से मोस्टली बातें शुरू की गई हैं। आपस में ये बात करते हैं, बातों के थ्रू इनको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहेली है और बूझो है। पहेली इज़ अ गर्ल एंड बूझो इज़ अ बॉय वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। ठीक है, जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो बच्चे सब अपने नानी दादी के यहाँ जाते हैं, तो ऐसे ही वो भी गए अपने मामा के घर। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनके मामा क्या है, फार्मर हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो, ये सब फील्ड में उन्होंने देखे जो इस तरह के औजार होते हैं ना, जिससे किसान यूज़ करते हैं खेती के लिए। कई बार मिट्टी को खोदने के लिए, कई बार बीजों को डालने के लिए, कई बार हल चलाने के लिए, कभी बहुत सारे वीड्स काटने के लिए, जो झाड़ फूस झाड़ियाँ उग जाती हैं, तो इस तरह के उन्होंने औजार देखे। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। ठीक है, तो अब इसमें हम इस चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं पूरा क्रॉप उगाने का, ये क्यों कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए होता है, हमको भी चाहिए होता है। और हमारे लिए खाना कौन बनाते हैं, ये प्लांट्स बनाते हैं। वो अपने लिए खाना खुद बना लेते हैं और हमारे लिए भी बनाते हैं। तो कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, वो अपने खाने को जो उन्होंने बनाया है सनलाइट में, वो कैसे यूज़ करते हैं उसे। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, बाकी सारे एनिमल्स जो कि कार्निवोर्स हैं या हर्बीवोर्स हैं, कोई भी टाइप के एनिमल्स जैसे हम भी हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स या ह्यूमन एक ही बात है, वो अपना खाना कहाँ से पाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा, ये जानने से पहले कि खाना हम कैसे बनाते हैं, अपने लिए खाना प्रिपेयर कैसे करते हैं प्लांट्स, और उसके बाद हम उस खाने को कैसे यूज़ करते हैं, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है क्यों। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स और फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, ब्लड फ्लो कर रहा है, सांस हम ले पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं, ये सारे काम करने के लिए हमारा खाना पच रहा है, सांस हम ले रहे हैं, और जो हमारा वेस्ट है वो शरीर से बाहर निकल रहा है, ये सारे प्रोसेसेस होने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो हमें अपना फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है। यानी कि हम लोग तो है ना ऐसे कि ऑमनीवोर्स हैं, यानी कि हम प्लांट्स भी खा सकते हैं और दूसरे जानवरों को भी खा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें उन दोनों से ही एनर्जी मिल सकती है अगर हम चाहें तो। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, अगर हमें बहुत ज़्यादा लोगों को फूड पहुंचाना है, उन तक पहुंचाना है, तो हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, यानी खाने को, फसल को उगाना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट उसका करना पड़ेगा। ठीक है, जिस मैनेजमेंट का मतलब है कि उसका स्टोरेज करना, स्टोरेज करने के बाद लोगों तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तभी लोगों तक खाना पहुंचेगा और तभी लोगों की जो फूड की नीड है वो पूरी हो सकेगी। ठीक है, तो फर्स्ट 1.1 हमारा पार्ट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, ये मतलब खेती किस टाइप से होती है। तो एक पहले एक बॉक्स दिया गया, इसमें थोड़ा हिस्ट्री है कि किस टाइप से इंसान ने खाना उगाना शुरू किया। तो स्टार्ट करते हैं 10,000 BCE तक लोग क्या करते थे, नोमैडिक थे। नोमैडिक मीन्स वो एक जगह पर ठहरते नहीं थे, कभी कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ठीक है, वॉन्डरिंग ग्रुप्स एंड प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। मतलब उनको खाना क्या होता था, पौधों से जो उग गया उन्होंने तोड़ के खा लिया, और जब वो जगह ख़त्म हो गई, मतलब वहाँ पे से उनके लिए खाने का कुछ नहीं बचा, दूसरी जगह चले गए, वहाँ पे रहने के लिए भी जगह ढूंढते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उनको आग का तब तक उन्हें आविष्कार भी नहीं हुआ था, खाना पकाना भी नहीं आता था, तो क्या करते थे, वो कच्चे फल और सब्जियाँ खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और खाने के लिए ही जानवरों का शिकार करते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। फिर बाद में उन्होंने खेती करना सीख लिया। ठीक है, वो ये सारी फसलें उगाने लग गए। 10
वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, और इस तरीके से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। अब है when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. So this is the definition of crop, you can note it down and remember. When plants यानी एक ही टाइप के जब प्लांट्स एक बहुत बड़ी जगह पर एक ही प्लेस पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं लार्ज स्केल पर, तो हम कहते हैं ये फसल है। ऐसा नहीं है हमने घर के छोटे से एक पॉट में अगर हमने कोई एक धनिया उगा लिया या कोई भी एक टमाटर का लगा लिया पौधा, तो हम क्रॉप नहीं उगा रहे हैं। इसका मतलब हम तो हमारे लिए वो सिंपल सा एक प्लांट है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप मेनली क्या किस पर्पज़ से उगाई जाती है, हम कंज्यूम भी कर सकें थोड़ा बहुत और मोस्टली पार्ट उसका बेच सकें, ठीक है। तो उसे क्रॉप कहेंगे जो बड़े लार्ज स्केल पर यानी बड़ी जगह पर एक ही टाइप की फसल उगाई जाएगी। फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ व्हीट, यानी अगर गेहूं की फसल का हम नाम लें तो हमें एक खेत पर सारे प्लांट्स जो कि व्हीट के हैं उन सबको मिलाकर क्रॉप बोला जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर पौधे को नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो आपको पता है क्रॉप्स कई टाइप की होती है। क्रॉप्स में हम क्या अनाज भी उगाते हैं, गेहूँ चावल ये सब, और वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ और फ्रूट्स, ये सब भी क्रॉप्स ही हैं। तो इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनके बेसिस पर कि किस सीज़न में वो उगती हैं, उसकी बेसिस पर हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंडिया जैसे कि आपको पता है बहुत बड़ी कंट्री है, क्लाइमेट यहाँ पर अलग अलग टाइप का है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल सब अलग अलग डिफ़र करती है एक रीजन से दूसरे रीजन पर। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसी के हिसाब से टेम्परेचर और क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग पार्ट्स में बहुत अलग अलग वैरायटी की क्रॉप्स हमको देखने को मिलती है। इस डाइवर्सिटी के बावजूद हम फिर भी सारी फसलों को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला है खारिफ। खारिफ क्रॉप्स क्या होती है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। जो उगाई जाए यानी जिनके बीज डाले जाएंगे, रेनी सीजन जब चल रहा होगा, जब उसके बीज बोए जाएंगे जिन फसलों के, उसी को हम खारिफ क्रॉप्स बोलेंगे। रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, मैंने इस दौरान जो भी बीज डाले जाएंगे जिस भी फसल के, उसको हम खारिफ क्रॉप्स बोलेंगे, क्योंकि हर फसल हर मौसम में नहीं उगती है। इसलिए हम पर्टिकुलर टाइप की फसल जो कि एक पर्टिकुलर मौसम के लिए अनुकूल है उसी मौसम में उगाएंगे, जैसे पैडी यानी चावल, मेज़, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली जैसे होती है, और कॉटन, ये सब खारिफ क्रॉप्स हैं, यानी इनके बीज हो जाएंगे बारिश के मौसम में। देन कम्स राबी क्रॉप्स। तो क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, यानी अक्टूबर से अब मार्च के बीच में जो बीज बोए जाएंगे, यानी कि जो ऐसे पौधे होंगे जो कि सर्दियों में उगने के लिए अनुकूल होंगे, दैट विल बी कॉल्ड राबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल है राबी क्रॉप्स का वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ठीक है। इस तरह के आपको याद कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पर्टिकुलर एक आपको फसल का नाम दे देंगे, एक पौधे का नाम दे देंगे, बताएंगे, पूछ लेंगे आपसे, बताइए राबी है कि खारिफ है, या नाम नहीं भी देंगे आपसे, वैसे ही पूछ लेंगे कि ये किस कैटेगरी की फसल है। सॉरी ये पॉज के लिए, एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग। अब बिसाइड्स दीज, इसके अलावा पल्सेस यानी दालें जो हम खाते हैं वो भी हैं। वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, ठीक है। ये सब बहुत सारी जगह पर उगाई जाती है, यानी कि हर जगह ज़रूरत होती है पल्सेस की, वेजिटेबल्स की, ये गर्मियों के मौसम में उगाई जाती है। अब है हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि क्रॉप प्रोडक्शन का जो बेसिक प्रैक्टिस है, यानी कि बेसिक जो सब यूज़ करते हैं पैटर्न, वो क्या है? कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब फसलों की खेती होती है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो फार्मर्स एक टाइम पीरियड के दौरान करते रहते हैं। आपको ये सब पता लगेगा कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनसे मिलती जुलती हैं जो कि एक गार्डनर है यानी माली आपके गार्डन में करता है, या आप खुद भी कर सकते हैं। व्हेन यू आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस, जब आपके घर में सजावटी जो सजाने के लिए आपने पौधे लगाए होते हैं, उनके लिए जब आप कुछ जो भी चीज़ें करते हैं वो फसल के लिए भी वही सब किया जाता है। तो ये एक्टिविटीज़ जो टास्क है, इनको क्या बोला जाता है, वो क्या है? मतलब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में कितने टास्क और किस टाइप के टास्क होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई गई है। पहला पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट इज सोइंग, एंड थर्ड इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इज इरीगेशन, फिफ्थ इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स,
सिक्स्थ इज़ हार्वेस्टिंग एंड सेवन्थ इज स्टोरेज। ठीक है, इस एक एक प्रैक्टिस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है हमारा 1.3 सेक्शन में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसका मतलब ये है कि मिट्टी जिसमें हम फसल उगाएंगे, जिसमें बीज डालेंगे, वो तैयार कैसे होगी। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ठीक है, पहला स्टेप है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल, यानी कि जो मिट्टी ऊपर से प्लेन थी, सूखी सूखी सी हो जाती है शुरू में, अगर उसमें थोड़ा सा हिलाना पड़ता है उसे। ठीक है, तो वो जो उसको टर्न करने का मतलब उसे खुदाई करना उसकी, और लूजन करना उसे, थोड़ा जो आपस में उसके पार्टिकल्स चिपक गए हैं, जुड़ गए हैं, उसको थोड़ा ढीला कर देना, आपस में थोड़ी ऐसी जगह बना देना कि उसमें से एयर जा सके। इससे क्या होता है, रूट्स अंदर तक सॉइल के अंदर जा पाएंगी, यानी कि जो भी हम पौधा उगाएंगे उसको घुसने की जगह तो चाहिए ना। जब पहले से ही मिट्टी जमी हुई होगी तो कैसे घुसेगी उसके अंदर वो रूट्स। तो उसके लिए पहले हम मिट्टी को टर्न करेंगे, और फिर जो लूज सॉइल होगी वो क्या करेगी, रूट्स को सांस लेने देगी, जबकि वो अंदर चली जाएगी उसके बावजूद। तो ये जो लूजनिंग ऑफ सॉइल है, इससे ईजिली सांस कैसे ले पाती है। मैंने आपको जैसे बताया कि जगह बन जाती है मिट्टी के छेदों के बीच में, उसमें हवा जा सकती है ईजिली, तो इस तरीके से वो सांस लेने देगी रूट्स को। तो लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स, और लूजेंड सॉइल में अर्थवॉर्म्स भी पैदा हो जाएंगे। माइक्रोब्स भी बहुत अच्छे होते हैं जो सॉइल के लिए। एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स, ये फार्मर के दोस्त कहे जाते हैं, क्योंकि ये फसल को अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल, एंड क्योंकि ये भी ये काम करते हैं कि मिट्टी को और लूज़ करते हैं और टर्न करते रहते हैं, और इसके अंदर ह्यूमस एक न्यूट्रिएंट है वो ऐड करते रहते हैं। लेकिन सॉइल को क्या ज़रूरत है टर्न करने की, लूजन करने की। ठीक है, अगर आप अपने आपसे क्वेश्चन पूछे, मैंने इसका आपको आंसर भी दिया है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। ठीक है, सॉइल के अंदर सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर भी होता है, एयर भी होती है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। तो इसके साथ साथ जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो जब डीकम्पोज होती है उनकी बॉडी, तो वो सॉइल में ही मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो उन डेड एनिमल्स में जो पहले न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं फिर ये एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट्स कर लेते हैं। तो इट मीन्स ये रिवर्स, ये एक साइकिल चलता रहता है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, मतलब क्या बोल रहे हैं कि सॉइल क्या करती है, प्लांट की ग्रोथ कुछ सेंटीमीटर की, मतलब जो ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी है वही प्लांट ग्रोथ करने में, मतलब रूट वहीं तक जा पाती हैं, वहीं तक कर पाती हैं। तो टर्निंग एंड लूजनिंग, उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो नीचे दबी हुई है उसे ऊपर लाया जाता है। ठीक है, और उससे न्यूट्रिएंट प्लांट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो टर्निंग और जो लूजनिंग है वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग एंड प्लोइंग। तो जो हमने ये काम किया लूजनिंग करने का, टर्निंग करने का, ये टिलिंग या प्लोइंग कहा जाता है। ये कौन करता है, जैसे किसान को हल चलाते हुए हमने देखा होगा ना, तो हल यही काम कर रहा होता है। और प्लोज या तो वुड के बने होते हैं या आयरन के बने होते हैं। अगर सॉइल को जब वो सूखी है उसको मतलब पहले पानी देना पड़ता है प्लोइंग करने से पहले, जिससे वो थोड़ी लूज़ पड़ जाती है, आसान होता है उसकी टिलिंग करना। प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स। जब प्लोइंग करते हैं तो उसमें कई बार होते हैं मिट्टी के मोटे मोटे कुछ पीसेस होते हैं सॉइल के, उनको क्रम्स बोलते हैं। तो ये नेसेसरी है कि इन क्रम्स को तोड़ा जाए। तो इसलिए फील्ड को लेवल करना होता है, यानी कि उसको समान समतल बनाना होता है, प्लेन करना होता है। तो ये बेनिफिशियल होता है बीज बोने के लिए और पानी देने के लिए भी, इरिगेशन के लिए। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। तो ये जो प्लेन करने का काम है एक लेवलर करता है, एक मशीन होती है। कई बार मैन्योर भी ऐड कर दिया जाता है, यानी खाद भी ऐड कर देते हैं सॉइल के अंदर टिलिंग के पहले ही। तो इससे क्या होता है, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है मैन्योर की सॉइल के अंदर। तो सॉइल अब मॉइस्चर बिफोर सोइंग, तो यानी उसमें थोड़ा पानी मिलाया जाता है, तो उसको थोड़ा मॉइस्चर उसमें डाला जाता है पानी के थ्रू बीज बोने से पहले। ठीक है, अब है हमारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, यानी हम कौन से औजार यूज़ करेंगे या कौन सी मशीनें यूज़ करेंगे, जो भी हम यूज़ करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए। बिफोर सोइंग टू द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। इसका मतलब ये है कि जब हम बीज डालेंगे उसमें, तो मिट्टी के जो मोटे मोटे क्लम्प्स बन गए हैं, ठीक है, पीसीज आ गए हैं, उनको तोड़ेंगे, जिससे कि जो हमारा उत्पादन हो वो ज़्यादा हो। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। तो ये किस टूल्स की मदद से हम करेंगे? द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर।
ठीक है, ये है, आप देख सकते हैं इसमें दिया होगा। ये आपका एक प्लो है जो किसान चला रहा है, ये बहुत ट्रेडिशनल है, ये आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। तो ये प्लो का बीम है, ये प्लो का शेफ्ट है, ठीक है, मेन सपोर्ट वाला। और प्लो शेयर क्या है, जो ये वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड प्लो शेयर। यहाँ आपको इसका एक एक्सटेंडेड आपको इमेज दिखाई गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट कम इज प्लो, दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम। तो सबसे पुराने समय से सबसे पहले यही यूज़ किया जाता था सॉइल को टिल करने के लिए, और क्रॉप पे फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए, वीड्स को हटाने के लिए, और सॉइल को टर्न करने के लिए। ये लकड़ी का बना होता था मेनली, अब तो आयरन का भी होता है। और इज़ ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स, उसको कौन खींचते थे, या बैल या दूसरे जानवर, उनका एक जोड़ा पूरा चाहिए होता था दोनों साइड पे लगाने के लिए। और इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लो शेयर, ठीक है। ये मेन चीज़ है जो काम करने वाली, ये आयरन टिप प्लो शेयर कहलाती है, ठीक है। उसमें और ये किससे जुड़ा होता है, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, जो हमने सेंटर में देखा नीचे प्लो शाफ्ट होता है वो, ये एक हैंडल है एट द एंड ऑफ द शाफ्ट। मतलब अब जो शाफ्ट हमने देखा उसके ऊपर जहाँ पे जो किसान बैलों को बांधता है, ये हैंडल है उसका। तो अब क्या करेंगे इसमें, ये इसे हम कहाँ रखते हैं, बुल्स के नेक के पे रखते हैं। एंड वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन, ये इजीली अब इस प्लो को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिक्चर से देख के हम वैसे भी समझ गए और देखा भी हुआ है हमने। द इंडिजिनस वुडन प्लो इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज नाउडेज, ठीक है। तो पहले लकड़ी का यूज़ होता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, अपने देश में बना हुआ, उसकी जगह आयरन के प्लोज आजकल यूज़ हो रहे हैं। अब यह हो, ये बहुत सिंपल टूल है जो कि हम वीड्स यानी झाड़ियाँ निकालने के लिए यूज़ करते हैं और मिट्टी को लूज़ करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एक बहुत एक लॉन्ग रॉड ऑफ वुड है, या आयरन है, आयरन की बनी होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स। देखिए यहाँ पे ये आयरन की प्लेट से बांधी हुई है, और एंड इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स। और इसको फिक्स किया हुआ है इसके एक एंड पर, यानी इस एंड पर। वर्क्स लाइक अ ब्लेड, तो एक ब्लेड वाला काम करती है, जैसे ब्लेड काटता है ना वैसे काम करती है। तो ये किस चीज़ को काटता है, झाड़ियों को काट देता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और इसको भी जानवर ही खींचते हैं। अब है कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लोइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर मतलब ये है जैसे ट्रैक्टर काम करता है, ये जो खेती करने का काम, यानी कल्टीवेटर, ये जो देखिए ये मशीन है, इसमें ये खेती का काम कर रहा है। एंड द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो इससे क्या होता है, समय भी बचता है, क्योंकि इंसान अपने हाथ से करेगा या तो बहुत टाइम लग जाएगा, एनर्जी लग जाएगी। तो ये एनर्जी बचाता है, लेबर बचाता है और टाइम बचाता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इसको लंबा नहीं करते हैं, बाकी के पार्ट हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू सो मच।